नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे छात्रों। दिलों में नफरतें हैं, अब मोहब्बतों का क्या हुआ। दिलों में नफरतें हैं, अब मोहब्बतों का क्या हुआ। जो थी तेरे ज़मीर की अब उन छतों का क्या हुआ। साथियों, आज रामायण को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि युद्ध में किसी को मिटा करके जीता जाता है, लेकिन प्यार में मिट करके जीता जाता है। तो कोरोना वायरस को युद्ध समझकर उसको मिटा करके मुझे विजय प्राप्त करना है, हम लोगों को जीतना है। साथियों, छात्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर बात करने वाला हूं, जिसका दूसरा क्लास है। पहली क्लास में मैं आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार की दुनिया में जितने भी अर्थव्यवस्था हैं उसको 3 भागों में बांटा गया था, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। हमारे देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यहां तक मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास होगा वो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जीडीपी, जीएनपी, एनएलपी से संबंधित राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, प्लानिंग, इन चीजों से अधिक क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थियों को, छात्रों को प्रायः इनमें डाउट रहता है, शंका रहता है। तो इन्हीं के समाधान के लिए मैं आज इस वीडियो को दे रहा हूं आप लोगों के बीच। प्रिय साथियों, आज का जो क्लास होगा वो 11वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्रों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के इम्तिहानों की तैयारी करने वालों के लिए भी खास करके उपयोगी है। इसलिए अंत तक ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे, शेयर करेंगे। स्टार्ट करता हूं। हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो एक दिन की कहानी नहीं है। ये ठीक एक प्रकार के पौधे की तरह है, जिस पौधे का विकास हो जाने के बाद, डेवलपमेंट हो जाने के बाद उस पौधे में फल आते हैं, पत्तियां आती है, फूल आती है, और जिसका उपयोग कोई निजी व्यक्ति मनुष्य के हित में उसका ट्रांसफर हो जाता है। अर्थात उस पौधे पे मनुष्य का अधिकार हो जाता है उसमें हस्तक्षेप करने का, इंटरफियर करने का। हमारे देश का भी अर्थव्यवस्था कुछ इसी प्रकार से है कि अर्थव्यवस्था का आदिम काल से, प्राचीन काल से लेकर अभी तक डेवलपमेंट ही हो रहा है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को हम अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की कहानी से जोड़ करके देखते हैं तो हमें 2 चीजों का अर्थ स्पष्ट जान पड़ता है। पहला आर्थिक विकास और दूसरा आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन उठता है कि आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है छात्रों, जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन का जो स्तर है उसको बड़ा करना है, उसको ऊंचा उठाना है। प्रायः आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास शब्द 2 ऐसे शब्द हैं जिनका लोग प्रायः एक ही अर्थ मानते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने इन चीजों को स्पष्ट करके लिखा है कि आर्थिक वृद्धि वैसे देशों के लिए किया जाता है जो विकसित है, जहां रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, इन चीजों की मूलभूत आवश्यकताओं की काफी हद तक पूर्ति हो चुकी है। तो ऐसे देशों के लिए हम आर्थिक, इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसके विपरीत आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन शब्दों का जिस देश में भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीजों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और सरकार इन पर अभी भी काम कर रही है। जैसे भारत को विकासशील
देशों की श्रेणी में रखा गया है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। लेकिन इसके ठीक विपरीत अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, ब्रिटेन, इनको विकसित राष्ट्र कहा जाता है। अभी तीसरा एक शब्द है दोस्तों कि आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति में यह विकास की ऐसी प्रक्रिया को माना गया है इसमें लोगों का आर्थिक विकास भी होगा और आर्थिक वृद्धि भी होगा। प्यारे छात्रों, छोटा सा एग्जांपल से आप समझेंगे कि अगर दो व्यक्ति है राम और मोहन, मोहन के पास ऑलरेडी पहले से खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, इन चीजों की आवश्यकताएं नहीं है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति राम है, इनके पास न खाने के लिए भोज खाना है, न पहनने के लिए कपड़ा है, न रहने के लिए घर है। अगर दोनों को कहीं से इनकम प्राप्त होगा तो राम सबसे पहले अपने भोजन, कपड़ा और आवास का व्यवस्था करेगा, जबकि मोहन जो दूसरा लड़का है वो इन पैसों से कुछ नया काम करना चाहेगा, मोबाइल खरीदेगा, घर बनाएगा, एरोप्लेन से ट्रेवलिंग करेगा। अर्थात मोहन का आर्थिक वृद्धि होगा और राम का आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में यह मुख्य रूप से अंतर है। धनी देशों में बढ़ता हुआ आय का जो स्तर होता है, अमीर देशों में इनकम का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि को इंगित करता है, लेकिन विकासशील देशों में बढ़ता हुआ जो आय का स्तर है वो आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है। मेरे प्यारे साथियों, अब जो नया शब्द आ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए मैं पहले ही बता दिया कि मुझे दो चीजों का अर्थ जानना महत्वपूर्ण होगा, एक आर्थिक विकास। अब जो इससे संबंधित दूसरी बातें हैं वो है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। नियोजन का मतलब होता है कि वर्तमान में अनुमान लगा के भविष्य के क्रियाकलापों को वर्तमान में निर्धारित करना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन चीजों का निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन भविष्य को देखने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। नियोजन वास्तविक परिणाम और इच्छित परिणामों को नजदीक लाने का काम करता है। अब हम आर्थिक नियोजन की सहायता से हमारे अर्थव्यवस्था में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी पूर्व निर्धारित हमारे आर्थिक उद्देश्य हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी संसाधन है, चाहे वो कच्चा माल है, चाहे कोई भी संसाधन है जिसको कि प्रकृति ने प्रदान किया है, जो हमारे अर्थव्यवस्था में है, इनका बेहतर उपयोग करना, जिससे कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, किया जाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगला जो है आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा सतत समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। मेरे प्यारे छात्रों, आर्थिक विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और समाज का कोई भी स्तर, समाज का कोई भी वर्ग इन विकास के स्तर से अछूता नहीं रहता है, छूट नहीं जाता है। आर्थिक विकास की ऐसी ही प्रक्रिया को हम सतत समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। जबकि सतत विकास का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है दोस्तों कि ऐसा विकास जो कंटिन्यू चलता रहे। मेरे प्यारे साथियों, छात्रों, आप जानते हैं कि प्रकृति ने हमें प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करने के अधिकार दिया है। जन्म के साथ ही लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित और उचित उपयोग अपने जीवन के निर्यापन के लिए करें। लेकिन इंसान वर्तमान समय में इंसान उन आवश्यकताओं का अपने लिए बिना भविष्य के पीढ़ी की होने वाली आवश्यकताओं की चिंता किए बिना हम उनका अनयूटिलाइज करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। इनसे आने वाले पीढ़ियों के लिए
दिन प्रतिदिन खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। जैसे पानी की गंभीर समस्या हो, पेड़ों की कटाई के कारण प्रदूषण की समस्या हो, बारिश की समस्या हो, ये कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ियों को एक ऐसे अंधकार की ओर धकेल रही है जिससे निकल के आना उन लोगों के लिए काफी कष्टकर साबित हो सकता है। प्रकृति के द्वारा बहुत ऐसी चीजें हैं जिनका हमें समुचित मात्रा में धैर्यपूर्वक सेवन और उपयोग करना चाहिए। प्रकृति में किसी दूसरे को मार करके खाना यह विकृति कहलाता है। किसी भी दूसरे जीव जंतु को मार के खाना यह विकृति कहलाता है। आप अपना खाइए, मैं अपना खाऊं, यह प्रकृति है। ईश्वर ने आपको पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, इन सबों को खाने का साधन बनाया है। खाने के लिए एक दूसरे का आहार श्रृंखला का निर्माण किया गया। इसमें आप अपना खाइए, हम अपना खाते हैं, ये नेचर है, ये प्रकृति है। लेकिन आपके बगल वाला कैसे खाना खाएगा, उसको क्या परेशानी है, ये परेशानी कैसे खत्म होगा, उसका उनके अंदर कौन सी समस्या है, इन समस्याओं का जान करके समाधान करना ही हमारा संस्कृति कहलाता है। तो हमें संस्कार ये नहीं सिखाता है कि आप अपने संसाधनों का ऐसे उपयोग करें जिससे कि आपके आने वाले पीढ़ियों को संकटों का सामना करना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, विकास की ऐसी प्रक्रिया जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे और इसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी का भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थात वर्तमान की जो आवश्यकताएं पीढ़ी लोगों का है, लोगों को उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आने वाले पीढ़ियों के साथ कोई समझौता नहीं करनी पड़े। विकास की ऐसी प्रक्रिया ही सतत विकास कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास और सतत विकास मनुष्य के विकास की ही कहानी है। इन कहानियों के माध्यम से हमें ये सीख प्राप्त होती है, हमें यह सोचना चाहिए, हमें यह मानना चाहिए, हमें यह जानना चाहिए कि प्रकृति सबके लिए है और सब प्रकृति के लिए है। अगर प्रकृति में किसी भी प्रकार का संकट आता है तो हम सबको मिलजुल करके उनका समाधान करना चाहिए। अब मैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इनकम, आय, प्रति व्यक्ति आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, इन चीजों पर आपको प्रकाश डाल रहा हूं। मुझे एक शेर याद आता है साथियों कि यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाता है, यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाता है, लेकिन इससे दुआओं का असर जाता है। कि आप पैसा कमा के और पदार्थ पैसा कमा के गलत पैसा इस्तेमाल करके अपने घर को भर सकते हैं, लेकिन लोगों से मिलने वाली जो दुआएं हैं वो आपको काम नहीं आती। तो दुआ दवा से भी महत्वपूर्ण होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंसान अपने आय को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में इंसान दो तरह की क्रिया करता है। एक आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक वर्क, और एक नॉन इकोनॉमिक वर्क। आर्थिक क्रिया वैसे क्रिया को कहा जाएगा जिसको करने के बाद मनुष्य को, इंसान को अर्थ की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है। जबकि अनार्थिक क्रिया वैसी क्रिया को कहा जाता है, नॉन इकोनॉमिक वर्क वैसी क्रिया को कहा जाएगा जिसको करने के बाद मनुष्य को पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। अब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत पैसे प्राप्त करने के लिए, इनकम करने के लिए इंसान तीन तरह का कार्य करता है: व्यवसाय, पेशा और उद्योग। अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत लोगों की इच्छा पैसे कमाना नहीं है, बल्कि आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान होता है। अब कोई इंसान अपने शारीरिक मेहनत के द्वारा, शारीरिक और मानसिक मेहनत के द्वारा जो कुछ भी अर्जित करता है, जो कुछ भी प्राप्त करता है, यह उसका आय कहलाता है, वह इसका इनकम कहलाता है। ये आय, ये इनकम या तो मौद्रिक हो सकता है या अमौद्रिक हो सकता है। उनके द्वारा उपार्जित इस आय को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं या मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं।
किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उनके नागरिकों का सोर्स ऑफ इनकम काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा वो देश विकसित देश कहलाता है। ठीक इसके उल्टा जिस देश में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होता है उस देशों को अविकसित, निर्धन या विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक क्रिया करने के परिणाम स्वरूप कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जो मजदूरी प्राप्त करता है, जो वेतन प्राप्त करता है, जो कमीशन प्राप्त करता है, जो फीस प्राप्त करता है, यही उसका आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। जहां प्रति व्यक्ति आय ऊंचा होगा वहां बचत भी ज्यादा होगा, वहां विनियोग ज्यादा होगा। जब विनियोग ज्यादा होगा तो वहां डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक इसका उल्टा जहां आय कम होगी वहां लोगों का बचत भी कम होगा। जब बचत कम होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, फिर मेरा डेवलपमेंट कम होगा। तो ये विकास की प्रक्रिया के क्रम है। साथियों, सिर्फ मनुष्य के द्वारा पारिश्रमिक कार्य करने से सिर्फ मनुष्य को ही लाभ की जरूरत नहीं होती है। पूंजी जब हम कहीं व्यापार में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, तो पूंजी का प्रतिफल लगान पूंजी खोजता है। पूंजी को हम पारिश्रमिक के रूप में ब्याज वापस करते हैं, अर्थात पूंजी का रिटर्न इंटरेस्ट। भूमि लगान खोजता है, रॉयल्टी। अब जानते हैं जो व्यवस्थापक है, जो व्यवस्था करता है, इसका पारिश्रमिक वेतन होता है, सैलरी होता है, मजदूरी होता है। ये महीना का, साप्ताहिक या दिन प्रतिदिन का भी हो सकता है। अब अंत में जो उद्यमी होता है, जो साहसी होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो रिस्क वहन करता है, रिस्क कवर करता है, उसका प्रतिफल प्रॉफिट या लॉस होता है, लाभ या हानि होता है। हमारे भारत में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। मेरे प्यारे साथियों, अब होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। श्रम एवं पूंजी के सहयोग से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का जो उपयोग भौतिक कल्याण के रूप में करते हुए जो अर्थ की प्राप्ति होती है, जो मूल्य की प्राप्ति होती है, वो नेशनल इनकम कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों से लगाया जाता है, अर्थात एक देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को ही नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। साथियों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को जानने के लिए हमें तीन चीजों का अर्थ स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरा होगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। प्रिय छात्रों, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी परेशान करते हैं। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में जो प्रायः निश्चित होता है, एक वर्ष, आप जानते हैं कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, जबकि किसी कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वहीं आरबीआई का वित्तीय वर्ष अलग होता है। तो किसी देश की सीमा के अंदर एक निश्चित समय अवधि में प्रायः एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नंबर 2, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पादन। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
मित्रों ध्यान देंगे, साथियों, छात्रों, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए, जीएनपी का पता लगाने के लिए, कुल सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशियों द्वारा जो देश में अर्जित की हुई संपत्ति है, इनकम है, उसको हम घटा देते हैं और अपने देशवासियों द्वारा जो विदेश में पैसे प्राप्त किए जाते हैं, इनकम होता है, उसको हम जोड़ देते हैं, तब हमें जीएनपी की प्राप्ति होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्ति होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित किए गए आय को जोड़ देते हैं और अपनी देश के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित किए गए आय को घटा देने के बाद जो प्राप्त होता है शेष, वो जीएनपी कहलाता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। अब लास्ट में हमें एनएनपी के बारे में समझना होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब छात्रों, जीएनपी को प्राप्त करने के लिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करने पड़ते हैं, जैसे आप डिप्रिसिएशन, पूंजी में घिसावट, रिपेयर, इंश्योरेंस और विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस। इन खर्चों को वहन करने के बाद ही आप जीएनपी को प्राप्त करते हैं। तो जीएनपी में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, जब हम इन तमाम तरह के खर्चों को, एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, और इसके बाद जो बचत होता है वो एनएनपी कहलाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का सबसे पहले काम दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए थी। मेरे प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना जारी करने का अधिकार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, उसको प्रदान किया जाता है। अब पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद जो भी प्राप्त होता है वो हमारा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो छात्रों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसका अध्ययन करें और देखें, देश में सर्वाधिक जो जीडीपी में योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, फिर उद्योग का है और इसके बाद कृषि का है। महाराष्ट्र जो है वह देश के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पड़ोस के गरीबों की सहायता कीजिए, बेहतर रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।